वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन अक्सर काफी मुश्किल लगती है, लेकिन आज हम हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल आम फहम और कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में, ताकि इन फाउंडेशनल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स की पूरी लॉजिक और साइंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा इन 6 मेन हिस्सों पर मबनी है। पहले मीनिंग ऑफ रॉ स्कोर्स, फिर डिफाइनिंग टेस्ट नॉर्म्स, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस और द नॉर्मल बेल कर्व, और आखिर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये रोड मैप रॉ डेटा की कंफ्यूजन से लेकर एब्सोल्यूट क्लैरिटी तक का पूरा सफर तय करेगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 1, मीनिंग ऑफ रॉ स्कोर्स। जब रिसर्चर्स किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट के रिजल्ट्स पहली दफा देखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही फंडामेंटल मसले का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक बहुत अहम सवाल सामने आता है। अगर कोई इंटेलिजेंस टेस्ट में 50 स्कोर करता है तो क्या वो एक जीनियस लेवल परफॉर्मेंस है या फिर एवरेज से भी कम? सच तो ये है कि सिर्फ इस एक आइसोलेटेड नंबर को देखकर कोई भी रिजल्ट निकालना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। असल बात यह है कि रॉ स्कोर्स अपने आप में बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं जब तक उनके साथ कोई सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट मौजूद ना हो। अगर टेस्ट आइटम्स का डिफिकल्टी लेवल या बाकी लोगों का एवरेज स्कोर ही नहीं पता तो ये रॉ डेटा सिर्फ नंबर्स का एक कियोस है। मिसाल के तौर पर किसी आसान टेस्ट का 50 स्कोर शायद किसी मुश्किल टेस्ट के 70 स्कोर से कम वैल्यू रखता हो। कॉन्टेक्स्ट के बगैर क्लैरिटी जीरो है। और इसी मीनिंगलेस रॉ डेटा की कंफ्यूजन को दूर करने का हल हमारे अगले हिस्से में छुपा है। सेक्शन 2, डिफाइनिंग टेस्ट नॉर्म्स। आइए देखते हैं कि ये नॉर्म्स एक्चुअली डेटा को समझने में किस तरह मदद करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो नॉर्म्स बेसिकली एक रेफरेंस या स्टैंडर्ड होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट करें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के स्ट्रेस लेवल का टेस्ट लिया जा रहा है। डेटा एनालाइज करने के बाद अगर ओवरऑल एवरेज स्कोर 25 आता है तो वो 25 हमारा नॉर्म बन गया। अब अगर कोई नया स्टूडेंट टेस्ट देता है और उसका स्कोर 30 है तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल अनडाउटेडली अबव एवरेज है। लेकिन ये नॉर्म्स आते कहाँ से हैं? ये आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल्स से। ये बेसिकली लोगों का एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होता है जिसकी परफॉर्मेंस को एक स्टैंडर्ड के तौर पर सेट कर लिया जाता है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की रिलेटिव स्टैंडिंग आसानी से मेजर की जा सकती है, यानी बाकी पूरी पॉपुलेशन के मुकाबले में वो शख्स एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करता है। जब डेटा इकट्ठा हो जाता है तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? यह एक्सप्लेन होता है सेक्शन 3 में, ऑर्गेनाइजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। यहां क्लियर होगा कि रिसर्चर्स किस तरह नंबर्स के इस बड़े से अनऑर्गेनाइज्ड ढेर को एक मीनिंगफुल शेप दे देते हैं। जब डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो तो उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इस मसले का सिंपल हल ये है कि रॉ डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टैबुलेट किया जाए। इस प्रोसेस में डेटा को मुख्तलिफ क्लास इंटरवल्स में ग्रुप किया जाता है। फिर हम सिंपली ये देखते हैं कि हर इंटरवल में कितने केसेस यानी कितने स्कोर्स आ रहे हैं। उन टोटल केसेस की टैली को फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है। अगर इस डेटा टेबल पर नजर डाली जाए तो ये एक अचीवमेंट टेस्ट का डेटा है। यहाँ पूरे 100 इंडिविजुअल स्कोर्स को नीटली 5-5 पॉइंट के इंटरवल्स में बांट दिया गया है। अब इजीली देखा जा सकता है कि 80 से 84 के दरमियान 20 स्कोर्स हैं, जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इस छोटी सी ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक ने सैकड़ों स्कोर्स के मैस को प्रैक्टिकली कितना क्लियर और सॉर्टेड बना दिया है। और बात सिर्फ टेबल्स तक महदूद नहीं है। डेटा को विजुअल ग्राफ्स की शक्ल भी दी जा सकती है ताकि साइकोलॉजिस्ट के लिए ट्रेंड्स पकड़ना मजीद आसान हो जाए। मसलन हिस्टोग्राम, इसमें कॉलम्स की हाइट स्पेसिफिकली बता देती हैं कि किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है। या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जहां इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स को पॉइंट्स लगाकर एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे पूरे डेटा का कंटिन्यूस फ्लो साफ नजर आने लगता है। विजुअलाइजेशंस की जब बात हो ही रही है तो स्टैटिस्टिक्स की सबसे मशहूर और इंपॉर्टेंट शक्ल पे आते हैं। सेक्शन 4, द नॉर्मल बेल कर्व। ये वो स्पेसिफिक शेप है जो लार्ज डेटा सेट्स में ऑलमोस्ट नेचुरली इमर्ज होती है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सच में एक बहुत फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। इसकी शेप बिल्कुल एक घंटी या बेल जैसी होती है, जिसके बिल्कुल मिडिल में एवरेज स्कोर्स होते हैं और दोनों साइड्स पर एक्सट्रीम केसेस। इंटरेस्टिंगली, जब भी हम नेचुरली बहुत सारे लोगों का डेटा जमा करते हैं, चाहे वो आईक्यू हो, हाइट हो या पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो ह्यूमन डेटा ऑटोमेटिकली इसी बेल शेप में ढल जाता है। ज्यादातर लोग एवरेज यानी मिडिल में फॉल करते हैं और एक्सट्रीम्स पर बहुत थोड़े लोग होते हैं। अब इस बेल कर्व के बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में क्या है, इसे एक्सप्लोर करते हैं सेक्शन 5 में,
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ वो कैलकुलेशंस देखी जाती हैं जिनसे ह्यूमन बिहेवियर का एक्चुअल सेंटर पॉइंट निकाला जाता है। आइए इसके मैथ को थोड़ा आसान करते हैं। सेंटर फाइंड करने के दो सबसे कॉमन तरीके हैं, मीन और मीडियन। मीन सिंपल वर्ड्स में एक मैथमेटिकल एवरेज है। अगर कुछ स्कोर्स हैं जिनका टोटल सम 42 है और केसेस 7 है, तो 42 को 7 से डिवाइड करने पर जवाब आएगा 6, तो मीन हुआ 6। दूसरी तरफ मीडियन एग्जैक्ट सेंटर फिजिकल पॉइंट है। अगर तमाम स्कोर्स को लाइन में अरेंज किया जाए तो जो स्कोर फिजिकली बिल्कुल दरमियान में आएगा वो मीडियन कहलाता है। सेंटर पॉइंट ढूंढने का एक तीसरा तरीका भी होता है, और वो है मोड। अगर दिए गए स्कोर्स के डेटा में देखा जाए, मसलन 7, 8, 4, 6, 5, 9 और 3, और ये नोट किया जाए कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो वो मोड होगा। यहाँ अगर 7 सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है तो सिंपल 7 ही हमारा मोड है, यानी सिंपली वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा नज़र आए। सेंटर पॉइंट समझ लेने के बाद अब बढ़ते हैं आखिरी और बहुत ही क्रूशल सेक्शन पर, वेरिएबिलिटी एंड स्टैंडर्ड डीविएशन। यहां हम सिर्फ सेंटर को नहीं बल्कि डेटा के स्प्रेड को मेजर करते हैं, यानी लोग उस एवरेज पॉइंट से कितना ज़्यादा डिफर करते हैं। वेरिएंस कैलकुलेट करने का तरीका प्रैक्टिकली एक छोटी सी रेसिपी जैसा है। स्टेप नंबर 1, हर इंडिविजुअल स्कोर में से मीन को सब्ट्रैक्ट करें, इससे डीविएशन मिल जाएगी। स्टेप नंबर 2, उन डीविएशन वैल्यूज़ को स्क्वायर कर दें। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव डीविएशंस आपस में मिलकर ज़ीरो ना हो जाएं। और आखिरी स्टेप, उन स्क्वायर्ड वैल्यूज़ का दोबारा से नया मीन कैलकुलेट कर लें, और इस तरह वेरिएंस की कैलकुलेशन मुकम्मल हो जाती है। और उसके फ़ौरन बाद अगर हम उस वेरिएंस का सिंपली स्क्वायर रूट ले लें तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है, जैसे हम SD या सिग्मा कहते हैं। ये इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी वैल्यू बड़ी है तो मतलब पॉपुलेशन में लोगों के दरमियान इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब है कि लोग एवरेज के बहुत करीब हैं और उनमें डिफरेंसेस कम हैं। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए इस दिलचस्प सवाल पर ज़रूर गौर किया जाना चाहिए, इंसानियत की इस अजीम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी आम शख्स का यूनिक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल असल में कहाँ फिट होता है। आज मीनिंगलेस रॉ डेटा से शुरू होकर स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए डेटा को एक क्लियर और मीनिंगफुल शेप में बदलते देखा गया। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने उन टेस्ट रिजल्ट्स के पीछे छिपी असल लॉजिक को अच्छे से क्लियर कर दिया होगा और मजीद साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स को समझने का शौक जरूर पैदा किया होगा। आज के इस सफ़र में शामिल होने का शुक्रिया। हमेशा सीखते रहिए